नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं कानराज पूनिया और यह है पॉलिटिकल पॉइंट्स। और हमारी बात चल रही है ग्रीक थॉट की। और ग्रीक थॉट में मैं बात कर रहा था आपसे प्लाटोन की। प्लाटोन से रिलेटेड मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण 3 संवादों की बात की। एक रिपब्लिक अर्थात पॉलिटेटिया, एक मैंने आपसे बात की स्टेट्समैन जिसे पॉलिटिकॉस कहते हैं, और एक लेजिमेस या लॉज या जिसे नामोई बोलते हैं, उसकी बात मेरी आपसे हो गई थी। प्लेटो के थॉट में मैंने आपसे एक बात कही थी कि प्लेटो का शिष्य था एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल प्लेटो का बहुत बड़ा अनुयायी भी था और बहुत बड़ा आलोचक भी। प्लेटो के थॉट से पूरी तरीके से प्रभावित ये विचारक, जिसे यूनानियों का गुरु कहते हैं, जिसे राजनीतिक विज्ञान का जनक कहते हैं, जिसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं, जिसे आप ये कहें कि महान उस वैज्ञानिक जिसने केवल राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जूलॉजी, फिजिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, तर्कशास्त्र, अलंकार शास्त्र, काव्य, हर क्षेत्र में उसने अपने झंडे गाड़े। और मैं कहूँ कि वो शास्त्रों का वास्तव में पितामह था, वो बहुत बड़ा जानकार था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके जीवन के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हमारा जो टारगेट रहेगा या हम जो पढ़ेंगे आज, वो ये पढ़ेंगे कि उसकी फिलॉसॉफिकल बेस क्या है और उसके आधार पर वो किस प्रकार से अपनी बात को आगे बढ़ाता है। यानी मूल टारगेट हमारा एथिक्स, जो निकायोशीन एथिक्स के नाम से जानी जाती है, और इसके साथ मेरी बात रहेगी वो रहेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, एंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महान रचना जिसे हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, उसकी हमारी मुख्य बातें आज एरिस्टोटल से रिलेटेड रहेगी। एरिस्टोटल का थॉट पढ़ने से पहले हम उस थॉट के बेस को समझ लें, उसकी मूल आधारभूत बातों को समझ लें कि वो सोच किस प्रकार से रहा है। जैसे हमने प्लेटो को पढ़ा, तो प्लेटो के पढ़ने से पहले मैंने आपसे उसके प्रत्यय सिद्धांत की बात की थी। और प्रत्यय सिद्धांत जो है वो उनका बेस है, आप ये समझ रहे हैं। उसके आधार पर वो आगे पूरी की पूरी अपनी थॉट को आगे बढ़ा रहा होता है। तो प्लेटो अपना जो एरिस्टोटल जो अपना थॉट बढ़ा रहा है, वो किस आधार पर बढ़ा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। वो किस आधार पर पूरे विश्व की व्याख्या करता है, वो किस आधार पर इस दुनिया के मूल आधार की व्याख्या करता है। एक ये कहूँ कि वो कैसे साबित करता है कि जो ये दुनिया में भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व है, जो उत्पत्ति है, जो उद्देश्य है, जो उसका औचित्य है, वो साबित करने का आधार क्या है। और वो मूल सिद्धांत है कारणता सिद्धांत। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। और जब तक आप कारणता सिद्धांत को नहीं पढ़ते हैं या उसकी बेसिक फिलॉसफी को नहीं पढ़ते हैं, तब मैं आपसे कह दूं कि तब तक आप उनके विचारों को ठीक तरीके से ना तो पढ़ सकते हैं और ना समझ सकते हैं, तो गलत नहीं होगा, है ना। तो जनरली आज हम जो थ्योरी जो पढ़ने वाले हैं, वो विद्यार्थियों पढ़ने वाले हैं कारणता के सिद्धांत की, उसका खासतौर से कार्य कारण के सिद्धांत की। ये हमारी मूल बात रहेगी। तो आज हम बात करते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक वैज्ञानिक विचारक हैं, और वो ये मानता है कि जो कुछ भी सही है वो यही है, इससे परे, यानी जिसे प्लेटो प्रत्यलोक कहता है, अलौकिक जगत की बातें करता है, जो काल्पनिकता की उड़ान भरता है, वो ये ऐसी उड़ानें नहीं भरता। ये लौकिक वस्तुवादी व्यक्ति है,
यह वो बुद्धिमान व्यक्ति है या बुद्धिवादी व्यक्ति है जो ये मानता है कि ये दुनिया ही सही है, यही सत्य है, इससे परे कोई दुनिया है ही नहीं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो इसी दुनिया का ही सम्मान स्थापित करना चाहता है, इसी दुनिया को ही सच साबित करना चाहता है और उसी को ये सही मानता है। वो प्रत्यलोक जैसी बातें, जैसी प्लाटोन कह रहा था, उस बातों को नकारता है, उस बात को मना करता है। और प्लाटोन ने, मैंने आपसे कहा था कि जो बात कही थी उसका कारण था उस समय की समस्या, पार्मेनाइडिस और हेराक्लाइटस की सत और संभूति की समस्या, बीइंग और बिकमिंग की समस्या, परिवर्तन और स्थायित्व की समस्या। उसकी निजात पाने के लिए उन्होंने ये बात कही थी, एक थ्योरी दी थी प्रत्यय सिद्धांत। और थ्योरी ऑफ आइडिया उनका ये था कि आइडिया जो है वो इस लोक से परे हैं और जो इस लोक की वस्तुएं हैं वो केवल और केवल उस आइडिया की, उस प्रत्यय की, उस विज्ञान की फोटोकॉपियां हैं, प्रतिनिधित्व कर रही है। ये जगत पूर्ण सत्य नहीं है, ये अस्थायी है, ये परिवर्तनशील है, ये भौतिक है, ये इंद्रियक जगत है। ये बातें उसने, प्लेटोन ने कही। एरिस्टोटल को ये बात ठीक नहीं लगती। उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आप ये माने कि इस जगत से परे जो हैं वो चीज़ें इसमें कैसे आ जाती हैं। इसलिए एक जनरली एक शब्द कहा जाता है कि एरिस्टोटल से पहले जितने भी दार्शनिक हुए वे तुतलाते हुए अरस्तु थे। अर्थात इससे पहले यानी इससे पूर्व जितने भी दार्शनिक थे, जो कहना तो एरिस्टोटल की बात को ही रहे थे मगर वो तुतलाते हुए कह रहे थे। पूर्व दार्शनिक सभी थे, वो तुतलाते वे अरस्तु थे और कुछ भी नहीं थे। एरिस्टोटल ने उस बात को लॉजिकली जिस आधार पर यहां स्थापित किया, जिस आधार पर उसने विश्व की सार्वभौमिक और सम्यक व्याख्या की, वो है उसका कारणता सिद्धांत। आपसे कई बार ये पूछ लेंगे एरिस्टोटल का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है, तो कारणता सिद्धांत है, जिस पर वो ये बात करता है कि दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उसके अस्तित्व का कारण क्या है, किस कारण से अस्तित्व में है, किस कारण से उसकी उत्पत्ति हुई, चाहे किसी भी की है ना, ये नहीं है किसी भी का मतलब राज्य की कैसे हुई, परिवार से कैसे हुई, समुदाय से कैसे हुई, हम राजनीति में जैसी बात करेंगे। उस वस्तुओं की उत्पत्ति के पीछे उद्देश्य क्या रहा है, क्यों उत्पत्ति हुई उसकी, और यदि वे अभी अस्तित्व में बनी हुई है तो उन वस्तुओं का अभी समाज में औचित्य क्या है। अस्तित्व में उत्पत्ति क्यों हुई, उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य है तो उसका कोई न कोई, तो वो वर्तमान में अस्तित्व बढ़ने की प्रासंगिकता क्या है, उसका औचित्यता क्या है, इन सभी बातों का जिस आधार पर वो बात कह रहा है वो उसका विद्यार्थियों मूल सिद्धांत है, कारणता सिद्धांत। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये कारणता सिद्धांत कोई वैकल्पिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा, ऐसा नहीं है। उसके जो कारण हैं, 4 कारण हैं, वो आवश्यक कारण हैं। हर भौतिक वस्तु के अंदर, हर मानवीय वस्तु के अंदर, हर प्राकृतिक वस्तु के अंदर, कहीं भी आप सार्वभौमिक रूप से वो व्याख्या करता है, जितनी भी, चाहे कोई भौतिक वस्तुएं हैं चाहे अभौतिक वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई बौद्धिक कारण है, कोई विचार है, उनके पीछे जो कोई न कोई कारण है वो कारण है, और उसी कारण के कारण ही वो अस्तित्व में है, उसी कारण के कारण ही उसकी उत्पत्ति हुई है, उस कारण के कारण ही वो उद्देश्य है, और उसी के कारण ही वो वर्तमान में अस्तित्व में बनी हुई है। ये अनिवार्य मानता है। अब ये कारणता सिद्धांत है क्या, जिसके अंदर सभी मानवीय और प्राकृतिक वस्तुएं शामिल हैं, जिसकी उत्पत्ति कई, जिसकी
अस्तित्व की, उद्देश्य की, औचित्य की व्याख्या करता है, वो कारणता सिद्धांत क्या है और क्यों अस्तित्व में आया, ये अपन थोड़ा सा समझ लें। और इसे समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, हमें थोड़ा सा प्लाटोन का भी बेस्ट समझ लें। प्लाटोन का मूल कॉन्सेप्ट था, वो था प्रत्यय या था आइडिया। एक ही बात है, इसको विज्ञान कह दो, विचार कह दो, आइडिया कह दो, प्रत्यय कह दो, सामान्य कह दो, कोई फर्क पड़ने वाली बात है नहीं। और इसमें किसी प्रकार का हमें ये लगना भी नहीं चाहिए कि वो ऐसा क्यों मानता है। ठीक है, अब एक सवाल है जो एरिस्टोटल कर रहा है इस पर, थ्योरी ऑफ जो आइडिया है, इस पर ये कह रहा है कि इस थ्योरी जो है, जो आपका आइडिया है प्लेटो का, वो सामान्य है। क्लियर बात है। और जब कोई सामान्य है तो फिर वह महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? महत्वपूर्ण, वह ठोस कैसे हो सकता है? भाई कोई भी सामान्य बात महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है? उसको आप ठोस कैसे मान सकते हैं? हो ही नहीं सकती। कोई सामान्य महत्वपूर्ण हो नहीं सकता, ठोस हो नहीं सकता। तो हम कैसे मान लें कि इस लोक से परे भी कोई लोक है जहां पर इस वस्तुओं की मूल कॉपी है? हम ऐसा नहीं मान सकते। पहली बात तो यह कह रहा है एरिस्टोटल प्लेटो के बारे में। दूसरा वो कह रहा है कि ये जो प्रत्यय है ये इस लोक से परे है। क्लियर बात है। तो ये बताइए, जो इस लोक से परे है उससे इस लोक के अंदर वस्तुएं बनती कैसे हैं? इस लोक की वस्तुएं इससे कैसे बनेगी? और दूसरी बात, वे जो हैं प्रत्यय, वो इस लोक की वस्तुओं के अंदर आ कैसे जाते हैं? भाई एक तो बनती कैसे हैं, दूसरा आप कह रहे हैं कि वो प्रत्यय लोक की वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर रही है इस लोक की वस्तुएं, तो वे प्रत्यय इसमें आते कैसे हैं? कोई कारण हो ही नहीं सकता। जब वो पूर्ण है, सत्य है, निरपेक्ष है, सामान्य है, तो इस लोक के अंदर से बाहर से अंदर आएगी कैसे? उस लोक से इस लोक में कैसे बनती है? और कैसे कह सकते हैं कि ये? तीसरा वो कहता है ये जो प्रत्यय है ये गतिहीन है, इसमें गति नहीं है। तो जब इसमें गति नहीं है, प्रत्यय जो है वो गतिहीन है, निरपेक्ष है, स्थायी है। गतिहीन का मतलब वे स्थायी हैं। जब स्थायी हैं तो किसी घटना का दुनिया के कारण कैसे हो सकते हैं? उसमें गति है ही नहीं, तो उससे फोटोकॉपी हुई कैसे? वो प्रतिनिधि तो ये वस्तुओं के अंदर वो कैसे हो सकते हैं? ये बात एकदम गले नहीं उतरती। ये मैं नहीं, ये प्लाटोन कह रहा है अपनी इथिक्स में, सीधे सीधे सवाल खड़े उठाता कि वास्तव में प्रत्यय जो सामान्य है तो महत्वपूर्ण, उससे कोई हो नहीं सकता, ठोस वस्तु बन नहीं सकती। दूसरी बात, इस लोक से वो परे हैं तो इस लोक में आते कैसे हैं? इस लोक के अंदर आने का कारण क्या है? तीसरी बात, यदि वे गतिहीन हैं तो गतिहीन में जब इस लोक की वस्तुएं बनी कैसे? उसके अंदर तो गति है ही नहीं, तो वो किसी घटना का कारण कैसे हो सकते हैं? किसी वस्तु का कारण कैसे बन सकते हैं? यह संभव नहीं है। अब ये प्रॉब्लम में जो ये त्रुटि है, या मैं ये कहूं कि ये जो कमी है, इस त्रुटि की पूर्ति के लिए, इस त्रुटि की दूर करने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर एक सिद्धांत दिया। यहां पर उसने वैज्ञानिक आधार बनाया, इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक आधार पर एक सिद्धांत दिया, कारणता सिद्धांत। यानी किसी भी वस्तु की, भले ही वो कुछ भी है, उसका कोई न कोई आवश्यक कारण होता है और उसी कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। चाहे वो वस्तुएं भौतिक है या प्रयोजन मूलक है।
कैसी भी है, सबसे उत्पत्ति का कोई न कोई कारण है। निश्चित कारण से ही निश्चित कार्य की उत्पत्ति होती है। इंडियन फिलॉसफी में जिसे हम सत कार्यवाद कहते हैं, सांख्य दर्शन में आप पढ़ोगे सत कार्यवाद कहते हैं, वैसे के वैसे ये सत कार्यवाद का समर्थन करता है। ये कहता है कि किसी न किसी वस्तु का इस जगत की है, इसका कारण इस जगत से परे नहीं, इस जगत के अंदर है, इस जगत से परे नहीं हो सकता, वो सामान्य नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि वो सामान्य है, कैसे कह सकते हैं वो गतिहीन है, कैसे कह सकते हैं इस लोक से परे हैं, वो इस लोक के अंदर ही हैं। और इस आधार पर एक महत्वपूर्ण उसकी थ्योरी, जिसको हम कारणता सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वो कहता है किसी भी वस्तु के जो कारण होते हैं सार्वभौमिक, अनिवार्य रूप से, अनिवार्यतः इसके 4 कारण होते हैं, फिक्स है। एक कारण होता है उपादान कारण, मटेरियल कारण कॉज बोल सकते हैं जिसको। मटेरियल कारण का मतलब है जिससे वस्तु का निर्माण होता है, जिसका निर्माण होता है, जिससे निर्माण होता है, ये लिख दूं मैं, जिससे निर्माण होता है। जैसे घड़े का निर्माण मिट्टी से होता है, तो मिट्टी उपादान कारण है। कहने का मतलब उसका यह है, मिट्टी जो है वो उपादान कारण है घड़े का। और वो मिट्टी कहाँ है? इसी लोक में है। और घड़ा कहाँ है? इसी लोक में, इस लोक से परे नहीं है। दूसरा, किसी भी कार्य के लिए जो कारण है उसका एक निमित्त कारण होगा। निमित्त कारण का मतलब है जो इस उपादान कारण को गति प्रदान करता है, जो व्यवस्था प्रदान करता है, जो उसे घड़े का रूप देता है, जो इस कारण के अंदर उपादान कारण को गति देता है, वो कौन है? जैसे यहां मैं आपसे कह दिया घड़ा, घड़े का उदाहरण ले लेते हैं, तो घड़े के संदर्भ में यहां बात कर लेता हूं मिट्टी की, तो यहां बात कर सकते हैं कुंभकार की। कुंभकार क्या हुआ? निमित्त कारण हुआ, क्योंकि वो उस मिट्टी को व्यवस्था देता है, गूंथता है, तैयार करता है, और वो निमित्त है, वो उसको आकार देता है, इसलिए विद्यार्थियों उसे गति देने वाला या निमित्त कारण कहते हैं। तीसरा, स्वरूप कारण। स्वरूप का मतलब यह है कि जब कुम्हार ने उस मिट्टी को गति दी, उसको व्यवस्था दी, उसको जब घड़े को आकार देगा, उससे पहले उसके दिमाग में घड़े का आकार तय होता है। कहाँ होता है? इस लोक से परे नहीं, वो स्वरूप उसके दिमाग में होता है, यहाँ होता है। जो सार तत्व है, कुंभ की फॉर्म है, ये समझिए, ये सार तत्व है। सार तत्व का मतलब आप समझ गए, जो उसका, ये समझ लीजिए एक घड़े का प्रत्यय, घड़े का आकार, जो कहाँ है? उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर है। फॉर्म जो है वो उस कुम्हार के दिमाग के अंदर है, और इस घड़े के पीछे बनाने का कोई न कोई उसका लक्ष्य है या उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब क्या हुआ? प्रयोजन। उत्पादनकर्ता का क्या प्रयोजन है? कोई न कोई प्रयोजन होगा, और उस प्रयोजन के कारण वो घड़ा अस्तित्व में आया है, उसका लक्ष्य है। इसको कहते हैं विद्यार्थियों जनरली मटेरियल कॉज, इसको कहते हैं एफिशिएंट कॉज, इसको कहते हैं फॉर्मल कॉज, और इसको कहते हैं फाइनल कॉज। अर्थात उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और लक्ष्य कारण। किसी भी, चाहे भौतिक वस्तु है या प्राकृतिक है, कुछ भी है, उसके 4 कारण पक्का होंगे, 100% होंगे, तय होंगे। हाँ, इसको आप समझ के हिसाब से देख सकते हैं अलग तरीके से।
जो फॉर्म है या फॉर्मल रीजन है, जो मान लीजिए, या जिसको मैं आपसे ये कहूँ कि स्वरूप कारण है। स्वरूप क्या है? स्वरूप एक अमूर्त रूप है। घड़े का अमूर्त रूप था, और ये लक्ष्य, ये क्या है? केवल और केवल उस घड़े का, मतलब ये तो घड़े का प्रत्यय जो फॉर्म है उसके दिमाग में थी, तो घड़ा वास्तव में नहीं था, अमूर्त था, और ये मूर्त रूप है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अर्थात ये गति से पूर्व और ये गति का अंत है। भाई आप समझ लें, ये गति से पूर्व था, जब गति दी उससे पहले उसके दिमाग में था, और ये गति का अंत है। तो ये आप समझ लीजिए, इन दोनों में जो चल रहा है सिस्टम, वो केवल और केवल गति का फर्क है। ये गति का अंत के सिवाय और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा क्या है? कुछ नहीं है। अब जो ये फॉर्म है और जो उसका फाइनल कॉज है, या जो उसका मूर्त रूप है घड़े का, ये किसके दिमाग में है और बनाने वाला कौन है? यही तो है। ये केवल और केवल गति का जो अंत है, ये गति का स्रोत है। निमित्त कारण जो है वो केवल और केवल क्या है विद्यार्थियों? गति का स्रोत है। इसके सिवाय वो कुछ नहीं है। सीधी सी बात। तो हम ये मान सकते हैं, एरिस्टोटल कह रहा है, हम ये मान सकते हैं कि ये तीनों कारण जिसके साथ जुड़े हुए हैं वो है फॉर्म। क्या है? फॉर्म। फॉर्म जुड़ी हुई है एक दूसरे से। देखिए, ये केवल मूर्त अमूर्त का फर्क है, और ये इसके दिमाग में है, और ये रूप देने वाला है। ये गति का अंत है, ये गति का स्रोत है, तो गति के साथ ही है। सीधी सी बात है। यहां गति पाई जाती है, आप ये समझिए। और ये गतिशीलता जो यहां है, संभावना तो यही है। वो किस में रही है गति? भले ही मिट्टी में हो रही है, मगर इसका निमित्त, इसका स्वरूप, इसका उपादान, उसका उद्देश्य, ये एक ही कारण, इसको फॉर्म बोल दें। और इसको अपन यदि वो बोल कहता है, ये केवल और केवल उस वस्तु का, उस विचार का केवल और केवल मैटर है। तो ये क्या है? वास्तव में क्या है? मैटर एंड फॉर्म। चारों कारण को यदि हम दो कारणों तक ले जाए, चार के चार रहेंगे। यह आप अपने सुविधा के हिसाब से समझ सकते हैं। अरिस्टोटल कह रहा है ये ठीक है, एकदम वैज्ञानिक है। कारण चार के चार रहेंगे, इसमें एक भी ऐसा नहीं है कि कम होगा कहीं पर भी। हर कार्य के पीछे उसका उपादान कारण होगा, निमित्त कारण होगा, स्वरूप कारण होगा और लक्ष्य कारण होगा। परंतु यदि हम समझ लें कि ये फॉर्म है और ये मैटर है, तो इस दुनिया की सभी वस्तुएं मैटर और फॉर्म के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि कारणता से परे कुछ भी नहीं है। अर्थात सभी वस्तुएं इस दुनिया की जो हैं वो मैटर एंड फॉर्म है, अर्थात उपादान और स्वरूप है। इससे परे कुछ भी नहीं है। कई बार कहा गया है, ऐसा कौन मानता है कि इस दुनिया की, इस जगत की सभी वस्तुएं उपादान और स्वरूप से संबंधित है, इससे परे कुछ भी नहीं है। एरिस्टोटल मानता है। तो मैं आगे चल लेता हूँ थोड़ा सा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक सिंपल सी बात है, विश्व की सभी वस्तुएं उपादान यानी मैटर, स्वरूप यानी फॉर्म, आकार, कुछ भी लिखा सकता है, फॉर्म याद रखना है, के सिवाय कुछ नहीं। के सिवाय कुछ नहीं है। या ये लिखूं, मैटर और फॉर्म से संबंधित है, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे साहब ये बताइए
इसने 4 कारण को 2 कारणों में क्यों बदल दिया, 2 रूपों में क्यों बदल दिया, मैटर एंड फॉर्म में क्यों बदल दिया, इसका मैं आपको कारण बताता हूं। ये इसने इसलिए किया, वो कहता है जो इस दुनिया में हम एकता देखते हैं, जो इस विश्व के अंदर हम विविधता देखते हैं, उसको हम कैसे व्याख्या करें, उसको हम कैसे समझें कि विविधता और एकता का कारण क्या है। कारण यह है कि मैटर एंड फॉर्म देखो, घड़ा, ये घड़ा, फॉर्म घड़ा और मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। मिट्टी और घड़ा दोनों में अंतर केवल इतना है कि मैटर से ही, मिट्टी से ही घड़ा बना है। क्लियर बात है। आप ध्यान रखें, पानी से घड़ा नहीं बनेगा, पानी के लिए बना है, पर घड़ा किसके लिए, किससे बना, मिट्टी से ही बनेगा। तिलों से ही तेल निकलेगा, मिट्टी से तेल नहीं निकलता। निश्चित कार्य, निश्चित उपादान कारण से ही निश्चित स्वरूप ग्रहण किया जाता है। यानी उपादान और जो कारण और जो स्वरूप कारण है, इन दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल बौद्धिक अंतर है, विचार का अंतर है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी बात, उससे जो अलग आकार है, दुनिया में हमें अलग अलग चीज़ें दिखती है, जो हम विविधता देखते हैं, वो विविधता इसलिए देखते हैं कि एक वस्तु में जो एफिशिएंसी होती है, जो उसमें संभावना होती है, उसी से ही तो वही चीज़ बनेगी, दूसरा कुछ भी नहीं बन सकता। अर्थात ये विश्व की जो एकता और विविधता की जो व्याख्या करता है, उस विविधता की व्याख्या का विद्यार्थियों आधार जो है, वो आधार ये सिद्धांत है। इस आधार पर वो कहता है इनमें मैटर एंड फॉर्म के अंदर विद्यार्थियों अभिन्न संबंध होता है, ये कभी अलग नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, अभिन्न संबंध होता है। इन दोनों में अभिन्न संबंध है। मिट्टी से घड़ा अलग नहीं हो सकता, मेरा कहने का मतलब यह है, आपको यह समझना यह जरूरी है कि राज्य से व्यक्ति, समाज से व्यक्ति अलग नहीं हो सकता। व्यक्ति और स्टेट के बीच का संबंध जो है वो अभिन्न संबंध है। यहाँ पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के हिसाब, थॉट पहले समझ लीजिए, थॉट समझ लोगे तो आपको आगे की प्रॉब्लम कहीं आनी ही नहीं है कि अरस्तु किस प्रकार से समझाता है। आकार जो है वो पदार्थ के अंदर होता है और पदार्थ को अन्य से अलग करता है। आकार ये जो है वो किसके अंदर होता है, पदार्थ के अंदर होता है। अर्थात फॉर्म मैटर में ही निहित होती है, निहित होता है। तब तो भाई मुझे बताओ, घड़ा बनने से पहले घड़ा मिट्टी में निहित था, तब मिट्टी से घड़ा बना, नहीं तो मिट्टी से घड़ा कैसे बनता। इसमें यदि प्रभावशीलता नहीं होती, मैं आपसे यह कह रहा हूं, उसमें घड़े बनने की वास्तविकता नहीं होती, यानी प्रभावशीलता और वास्तविकता का जो संबंध है, इसमें क्या है, इसमें है वास्तविकता, घड़े बनने का रूप लेना, और इसमें घड़ा बनने की प्रभावशीलता है। इसलिए घड़े से ही, मिट्टी से ही घड़ा बना, अन्यथा मिट्टी से घड़ा कैसे बनता। जितनी भी चीजें हैं वो इससे परे कुछ है ही नहीं। अर्थात मैं मैटर से कहूं, मैटर का यहां मतलब यह है जिसमें परिवर्तन होता है। मैटर किसमें, मिट्टी में, जिसमें परिवर्तन होता है, या मैं ये लिख दूं, जो आकार ग्रहण करता है, जो आकार ग्रहण करता है, उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्लियर बात है।
फॉर्म क्या है? जिसकी और परिवर्तन होता है, जिसकी और परिवर्तन होता है। अर्थात मैं ये कह दूं जो स्वरूप निश्चित करता है, जो स्वरूप निश्चित करता है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म। और ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से विद्यार्थियों, ये बात जनरली मैंने देखा है, हमारे पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर पहले पढ़ाते ही नहीं हैं। अपनी बात कहकर ये समझते हैं कि हमने हमारी इतिश्री कर ली, हमने उन लोगों को पढ़ा दिया, हमने समझा दिया। जब तक आप किसी भी थिंकर की फिलॉसफी को आधार बनाकर बात नहीं करोगे, तो विद्यार्थियों मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग पूछते हैं आइडिया ऑफ फॉर्म किसका है, तो लोग लिखते हैं प्लेटो। आइडिया ऑफ फॉर्म अरस्तु का है, थ्योरी ऑफ फॉर्म जो है वो अरस्तु का है, जबकि थ्योरी ऑफ आइडिया है वो प्लेटो का है। थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट है वो किसका है? सुकरात का है। इसमें फर्क करना नहीं आता। और आज के युग के अंदर जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, इतनी समझदारी से आज का एग्जाम, आप ये समझते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में आए हुए पेपर से हो जाता है, उन कागजों से हो जाता है? इतना नहीं है। और मैं आपको पहली क्लास से कह रहा हूँ, हर चीज़ को अपने दिमाग से समझने की कोशिश करो। पहले जो थॉट है वो आप इस्टेब्लिश करो। जब आप थॉट इस्टेब्लिश करोगे तो मैं कह रहा हूँ आपको अपने सब्जेक्ट को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक उसका बेस है। जब तक आप प्लेटो के प्रत्यय सिद्धांत को नहीं पढ़ सकते, तब तक मैं आपसे कहता हूँ प्लेटो का न्याय आपको कहाँ से समझ में आएगा? तब तक प्लेटो का आइडियल स्टेट आपको कहाँ से समझ में आएगा? वो आइडियल स्टेट आप उसे समझ ही नहीं सकते। कहने का मतलब यह है, इसके बीच का जो संबंध होता है, अर्थात मैटर एंड फॉर्म के बीच का संबंध होता है, वो कैसा होता है? वो होता है अवियोज्य, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। अभिन्न, अवियोज्य या अभिन्न मैं लिख देता हूं। अभिन्न का मतलब होता है एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता। मिट्टी और घड़े की तरह संबंध होता है। अभिन्न तत्व होते हैं एक दूसरे, ये इससे ही बनेगा, घड़ा मिट्टी से ही बनेगा और से नहीं। जिसमें आकार लेने की जैसी कैपेसिटी है, जिस मैटर के अंदर फॉर्म पहले से निहित होता है, वस्तु के अंदर वस्तु जो आकार लिया है, उस आकार जो है वो उस मैटर में यदि आकार लेने की कैपेसिटी होगी तो ही वो आकार लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। ये केवल और केवल इसमें फर्क है, ये वैचारिक स्तर का है। वैचारिक स्तर के फर्क के सिवाय और कुछ भी नहीं है। केवल पृथक्करण संभव करते हैं यदि होता है, इन दोनों को अपन अलग समझते हैं तो ये विचार लेवल पर, तार्किक लेवल पर अलग समझ सकते हैं। इसके सिवाय इसमें किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। ये सभी पूरी की पूरी दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके ये दोनों ही विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, माता और पिता है। जितनी भी चीजें बनी हैं वो इनसे बनी है, मैटर एंड फॉर्म से बनी है। और माता और पिता का जो संबंध होता है, सीधी सी बात है, वही मैटर एंड फॉर्म में होता है। ये माता पिता है। और ये संबंध जो होता है ये सापेक्ष है। मैटर एंड फॉर्म सापेक्ष संबंध है। सापेक्ष का मतलब क्या है? सापेक्ष का मतलब होता है कि मैटर और फॉर्म दोनों ही अलग नहीं, केवल स्थिति देखकर तय होता है। जैसे एग्जाम्पल दे दूं सापेक्ष का, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे दूं। रुई, रुई से क्या बनता है? धागा। ठीक बात है।
अब यह मैटर क्या है, रुई का मैटर क्या है, द्रव्य क्या है, उत्पाद कारण क्या है, ये इस धागे का मैटर है। ठीक बात है, उपादान है, मैटर कह दूं या उपादान कारण कह दूं, क्या फर्क पड़ता है, जिसके कारण ये फॉर्म के रूप में आया। यानी ये आकार, धागे ने आकार कहां से लिया, रुई से, तो ये इसका उपादान कारण। अब मुझे बताओ, धागा रुई में था तभी धागे ने रूप लिया। मिट्टी में यदि धागा मिट्टी से क्यों नहीं बना, क्योंकि इसका धागे का जो वास्तव में स्वरूप है ये इस मैटर के अंदर था, नीत था, केवल वैचारिक स्तर पर हमने इसको अलग किया है और कुछ भी नहीं है, तो इसे धागा बन गया। अब धागे से बनता है कपड़ा, तो कपड़े का मैटर क्या है, यहां क्या देखेंगे, तो कपड़े का मैटर है धागा, और कपड़े ये फॉर्म, कपड़े से बना कमीज, कमीज क्या है, कमीज है फॉर्म, तो इसका मैटर क्या है, मैटर कपड़ा, ये मैटर, ये फॉर्म। बस ये समझ लीजिए, ये एक तरह की सापेक्षता, ये अलग नहीं है, इनके बीच में अविभाज्य संबंध है। मैंने कहा ना, अभिन्न संबंध है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको आप अलग नहीं कर सकते। ये विशेष है, ये सामान्य है, ये विशेष है, ये सामान्य है, ये विशेष है, ये सामान्य। विशेष से सामान्य की तरफ देखिए, यह आगमन थ्योरी का प्रयोग करता है, आगमन का। यह कहता है विशेष से ही विशेष की उत्पत्ति होती है। विशेष का मतलब मिट्टी से ही घड़ा बनेगा, रुई से ही धागा बनेगा, तिलों से ही तेल निकलेगा। विशेष से ही उत्पत्ति होगी। तेल चाहिए तो तेल तिलों से ही निकलेगा, घड़ा बनाना है तो मिट्टी से ही बनेगा। अर्थात ये विशेष है और ये सामान्य है। विकास किधर से किधर हो रहा है विद्यार्थियों, विशेष से सामान्य की तरफ हो रहा है। और जब हम इस तरफ बढ़ते हैं, हम किसी भी चीज वस्तु का प्रयोजन उद्देश्य इस आधार पर स्थापित करते हैं कि विशेष से सामान्य की तरफ विकास हुआ है, तो विद्यार्थियों उसे कहते हैं आगमनात्मक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत। क्योंकि ये क्या कहता है, मूल थियरी है मैटर से ही फॉर्म बनता है। अब मैटर और फॉर्म एक दूसरे के सापेक्ष है। आपको देखना पर किसके संदर्भ में बात हो रही है। यदि मान लीजिए कमीज के संदर्भ में बात हो रही है तो कपड़ा मैटर है, यदि कपड़े के संदर्भ में हो रही है तो धागा मैटर है, धागे के संदर्भ में हो रही है तो रुई मैटर है। रुई और मैटर अलग थोड़ा ही है, ये तो केवल और केवल यहां अलग है। मिट्टी और घड़ा अलग थोड़ा ही है, केवल और केवल कुमार के दिमाग में अलग। इसलिए तो वो मिट्टी लेता है और घड़ा बनाता है। कुमार ने कभी ये ट्राई थोड़ा ही करता कि भाई कोई और चीज ले लो और घड़ा बना दो, ऐसा नहीं करता। धागा बनाने वाले के दिमाग के अंदर ये धागा होता है कि धागा रुई से बनेगा, इसलिए तो वो रुई से धागा बनाता है। ये सापेक्ष संबंध है, ध्यान रखिए, माता पिता की तरह है। अब जैसे आप कहेंगे कैसे, मेरे पिताजी, मैं किसी का पिताजी, वो मेरा बच्चा और किसी का पिताजी। समझ में आ रही, पिता और माता, सापेक्ष रिलेशन, सापेक्षता चलती है। यहां ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये माता पिता दोनों हैं, ये कोई अलग नहीं है। मैटर एंड फॉर्म जो है ये अलग नहीं है, ये केवल वैचारिक रूप से अलग है। कौन किससे पहले आया, जब मैं आगे बात करूंगा, राज्य पहले हैं कि व्यक्ति पहले हैं, तो दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एक समय के हिसाब से देखोगे तो व्यक्ति पहले है, मगर तार्किक हिसाब से देखोगे तो पहले क्या है,
तार्किक हिसाब से देखोगे तो राज्य पहले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, रुई के अंदर धागा था या रुई से धागा बना? रुई के अंदर धागा पहले से ही था, तभी तो धागा बना। तो स्टेट में पूर्णता पहले आती है, अंश बाद में आता है। तो पूर्णता कहां है? स्टेट में है। तो पहले राज्य आया, फिर व्यक्ति आया। वैचारिक रूप से, तार्किक रूप से बात करूं तो, और समय के हिसाब से देखें तो ये पहले, ये पहले, ये पहले, ये पहले, ये बातें आगे आएगी। ये जब आप पॉलिटिक्स साइंस को आगे पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि है क्या। अर्थात वास्तविकता और संभावना में पहले से ही अव्यक्त रूप में रहती है। वास्तविकता यह है और संभावना यह है। यह संभावना है, यहां होती है। मैटर के अंदर क्या होती है? संभावना होती है, और यह क्या है? वास्तविकता है। इसी संदर्भ में बात करूंगा तो यहां संभावना है, यह वास्तविकता है। इसी संदर्भ में बात करूंगा, यह संभावना है, यह वास्तविकता है। यानी वास्तविकता के अंदर संभावना पहले से ही अव्यक्त अवस्था में, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, वैचारिक रूप से, यह समझ लीजिए, निहित होती है। इसलिए रुई में धागा होने के कारण रुई से ही धागा बनता है। ये प्लेटो का एरिस्टोटल का मूल कॉन्सेप्ट है। आप इसको समझिए, जिसको मैटर एंड फॉर्म थ्योरी कहते हैं। मैटर एंड फॉर्म दोनों अलग अलग नहीं होते। अब एक सवाल, मैटर और फॉर्म दोनों ही कैसे एक हो जाते हैं? इन दोनों में मैटर से फॉर्म बनता कैसे? इसके अंदर ये ताकत, जो शक्ति है, जो गत्यात्मक शक्ति है मिट्टी से घड़े बनने की, उस गत्यात्मक शक्ति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटेलेकी। मैं आपको समझाता हूं क्या होती है। वापस लिखता हूं, मैटर एंड फॉर्म। मैटर में क्या है? संभावना, संभाव्यता लिख दूं या संभावना लिख दूं मैं। संभावना का मतलब होता है विद्यार्थियों, इस प्रकार की पोटेंशियलिटी, पोटेंशियलिटी बोल सकते हैं जिसको, या संभाव्यता बोल सकते हैं, संभावना बोल सकते हैं। इसमें होती है एक्चुअलिटी, अर्थात वास्तविकता। यहां संभाव्यता होती है या वास्तविकता होती है। इसमें पोटेंशियलिटी होती है, इसमें एक्चुअलिटी होती है। ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, ये सापेक्ष होते हैं, संदर्भ की दृष्टि से देखने होते हैं। अब यहां सवाल यह है, इसके अंदर विद्यार्थियों जो चीज होती है वो होती है गतिशीलता। जहां संभावना होती है वहां पर अभाव होता है, और जहां अभाव होता है वहां गतिशीलता होती है। भाई संभावना का मतलब कमी है, और कमी है तो गतिशीलता होगी। भाई आप में लेक्चर बनने की एक संभाव्यता है, तब आप लेक्चर बनोगे, या इसलिए बन जाओगे संभावना ही नहीं है लेक्चर बन जाओगे? यदि नहीं है, पोटेंशियलिटी नहीं है, संभाव्यता नहीं है, ये गुण नहीं है, तो लेक्चर नहीं बन सकते। आप में है इसलिए आप बन सकते हैं। क्या किसान जो पढ़ाई नहीं वो बन सकता है? उसमें नहीं है, उस तरफ की गतिशीलता, बढ़ने की गतिशीलता नहीं है। ये लेक्चर बढ़ना, यह है फॉर्म, ये वास्तविकता है। जब इसमें है वास्तविकता तब यह आएगी। इसमें गतिशीलता नहीं है, ये जो होता है इसमें अभाव नहीं होता है। भाई लेक्चर में क्या अभाव है? लेक्चर बढ़ने के बाद और कॉलेज प्रोफेसर बनना है, तो उसी संदर्भ में आप मैटर हो जाओगे वापस। विचार का मैटर है, थॉट की बात कर रहा हूं मैं, आपको नहीं कह रहा हूं। आप मैटर, आपके मैटर एंड फॉर्म जो हैं वो आपसे पीछे मैंने वहां बाप है। अब आप किसी के मैटर हैं, आपके और किसी के मैटर हैं, फिर मैटर फॉर्म ऐसे चलता रहता है। ये गतिशील प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया आगे की तरफ बढ़ती है, ये कभी पीछे की तरफ नहीं जा सकती। यानी ये जो है इसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती,
इसमें गतिहीनता पाई जाती है। ये इसमें गति नहीं होती, गति यहाँ होती है भाई। मिट्टी में गति हुई या घड़े से में गति हुई? मिट्टी में गतिशीलता हुई नियमित कारण के कारण उसके स्वरूप को लेकर, और वो फिर फॉर्म। ये फॉर्म जो है ये नियमित कारण भी है, स्वरूप कारण भी है, उद्देश्य कारण भी है। ये फॉर्म, इसमें तीनों शामिल है। मैं पहले कह चुका हूं, तीनों कारणों को वो एक फॉर्म में डाल रहा है। और इनके अंदर जो गतिशीलता है, ये जो गत्यात्मक शक्ति है, समझिए, ये गत्यात्मक जो शक्ति है, अर्थात जो महान बनने की जो पोटेंशियलिटी है, वस्तु को आकार ग्रहण करने की जो शक्ति है, गत्यात्मक शक्ति यानी वस्तु का आकार ग्रहण करने की शक्ति, अर्थात घड़ा बनने की जो कैपेसिटी है, अर्थात महान बनने की जो शक्ति है, इसके अंदर उसको कहता है इंटेलेकी। एक शब्द यूज करता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये शब्द पूछ लिया जाता है। इसके लिए एक शब्द आता है इंटेलेकी। इंटेलेकी क्या है? इंटेलेकी का मतलब है वस्तु में आकार ग्रहण करने की जो शक्ति, इसमें है, जो आकार ग्रहण करती है, वो महान बनने की जो शक्ति है, जो महान बनने की गत्यात्मक जो गतिशीलता देने वाली जो पावर है, वो उसको विद्यार्थियों वो इंटेलेकी कहता है। इंटेलेकी से ही मिट्टी से घड़ा बनता है। आपकी इंटेलेकी से ही, आपकी इंटेलिजेंसी से ही, ये समझ लीजिए, आप लेक्चर बनोगे, क्योंकि आप में इंटेलिजेंसी यानी वो संभाव्यता है, वो कैपेसिटी है, वो गतिशीलता है, जिससे आप बड़े बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। ये जो हैं गतिशीलता अभाव को दिखाती है, और अभाव ही गतिशीलता देती है। अभाव से ही गतिशीलता आती है, और गतिशीलता अगतिशीलता की तरफ बढ़ती है, वास्तविकता की तरफ बढ़ती है। वास्तविकता में गतिशीलता नहीं होती, हाँ सापेक्ष है। इसके संदर्भ में आगे चलोगे तो और आगे नई स्थिति आ जाएगी, वो हमें सापेक्ष दृष्टिकोण से देखना होगा, हम उसे अलग नहीं देख सकते। ठीक बात है। अब ये बात रही, ये जो इंटेलेकी है या जो ये परिवर्तन आया, ये बताइए साहब, ये परिवर्तन कैसे? ठीक है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है ना, ऊपर उतारने कोई ऐसा है नहीं। और मैं आपसे कह चुका हूं कि मेरी जो पीडीएफ है, खास मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स की, मैं आपको बता दूं, राजस्थान का कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी व्यक्ति हाथ से बनाकर नहीं देता, और मैं गारंटी देता हूं वो मेरे खुद के। आज तक का मेरा अनुभव, आज तक का मेरा अभ्यास, आज तक की मेरी पढ़ाई, जो मैंने समझा है, मैंने सीखा है, उसको मैंने हाथ से उतारा है, और उसी हाथ से उतारे हुए कागज़ मैं पीडीएफ के रूप में आपसे दे रहा हूँ। मैंने आपसे पहले कहा है, वो पीडीएफ आप पहले प्रिंट निकालें, और प्रिंट निकालने के बाद मेरा ये लेक्चर सुने। आपको विद्यार्थियों हूबहू समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि रीज़न बताता हूँ। मैंने लेक्चर देकर ही पीडीएफ बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं तारतम्यता में आपको गड़बड़ कहीं नहीं नज़र आएगी। मुझे पता है लोगों को ये लगेगा कि साहब ये क्या पता कहीं से कॉपी करके दे दे, नहीं, नेवर। ये कॉपी कहीं और हो सकती है, मैं कहीं कॉपी नहीं की है, और आप पहली बार देखोगे पता चल जाएगा वास्तव में यहाँ कॉपी नहीं, यहाँ वास्तविकता है। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, और मैं आपसे दावा करता हूं कि मैं जितने भी थिंकर पढ़ाऊंगा उसकी पहले फिलॉसॉफिकल बेस अच्छी तरीके से तैयार करके पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सीधा आयान पढ़ेंगे आज अरिस्टोटल का पॉलिटिक्स, नो। हमें पहले उसकी फिलॉसफी समझनी पड़ेगी, उसकी बेस समझना पड़ेगा, उसका चिंतन समझना पड़ेगा, उसकी सोच समझनी पड़ेगी। और जब हम चिंतन को समझ लेंगे, सोच को समझ लेंगे, तो मैं आपसे बताऊं कि आपको पॉलिटिक्स ऐसे लगेगी, अगले लेक्चर जो आपको लगेंगे कि वाह क्या है ही नहीं कुछ।
वो उनका विकासवाद आपको नजर आएगा तो आपको लगेगा कुछ ये तो एक सिंपल सी बात थी, मगर आपको फिलॉसफी उसकी समझनी पड़ेगी, उस चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। ये जो परिवर्तन है, ये जो गत्यात्मक शक्ति है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो इसमें परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन कैसे हो रहा है? ये परिवर्तन अव्यवस्थित हो रहा है, अतार्किक हो रहा है या तार्किक हो रहा है? पहले तो ये समझ आइए, ये तार्किक हो रहा है। तार्किक का मतलब जिससे जो बनना है उससे ही वो बनेगा और व्यवस्थित तरीके से बनेगा। यूं नहीं है रुई से कपड़ा बन जाए ना, रुई से धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से कमीज। यानी ये जो परिवर्तन है ये विद्यार्थियों अव्यवस्थित नहीं है, ध्यान रखिए। ये जो विकास है, ये परिवर्तन लिख दूं या ये विकास लिख दूं, ये विकास अपरिवर्तन, ये अव्यवस्थित नहीं है बल्कि ये व्यवस्थित है, सिस्टमेटिक है। ध्यान रखिए, ये जो परिवर्तन है इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, यानी उद्देश्य मूलक है या प्रयोजन मूलक लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उद्देश्य मूलक है। इसकी निश्चित दिशा है, निश्चित दिशा में होता है, ऐसा नहीं है उल्टा पुल्टा होता है, किधर से किधर हो जाए, ऐसा नहीं है। और एक खास बात बता देता हूं, इसमें विशेष प्रकार की तारतम्यता भी पाई जाती है। ये ऐसा परिवर्तन है, यानी जो मैटर संभावना से वास्तविकता की तरफ, इधर से इधर परिवर्तन होगा, है ना, इधर से परिवर्तन किधर होता है, इधर। तो गतिशीलता से गतिहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं। जब इस तरफ आप परिवर्तन हो रहा है, वो जो इंटेलेक्ट के कारण हो रहा है, जो एक कैपेसिटी, मैंने कहा एक शक्ति आप में, महान बनने की कैपेसिटी आपके अंदर, इंटेलेक्चुअलिटी जिसको बोलते हैं, वो आपके अंदर है। इसलिए आपका जो परिवर्तन और विकास हो रहा है, वो विकास कोई अव्यवस्थित अतार्किक नहीं, तार्किक, व्यवस्थित, उद्देश्यमूलक, निश्चित दिशा में, तारतम्यता में होता है। ये बात ध्यान रखना है। उसका जो विकास है, जो एरिस्टोटल का विकास है, वो विकास व्यवस्थित है, प्रयोजन मूलक है, निश्चित दिशा में है, तारतम्यता के साथ है, उसमें उटपटांग नहीं है, अव्यवस्थित नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे आप इस प्रकार से हम कैसे समझ लें, तो समझिए, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। अब कहेंगे साहब ये तो आपने जब प्लेटो पढ़ा रहे थे तब भी बनाया था। बहुत सही बात है, तभी बनाया था, मगर तब मैंने इसको दो भागों में बांट दिया था, एक प्रत्यलोक में बांट दिया था और एक दूसरे, जबकि यहाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि धागा वहीं रहता है जहाँ पर कपड़ा रहता है और कपड़ा वहीं रहता है जहाँ पर रुई रहती है। ये इसी लोक में ही रहते हैं, ये लौकिक हैं। हाँ, हर वस्तु के अंदर उसका आकार नीत होता है, ये बात कह रहा हूँ। मैं लौकिकवादी हूँ, इस लोक में विश्वास करता हूँ। इस कौन? अरस्तु है ना, मैं का मतलब अरस्तु। अरस्तु इस बात में विश्वास करता है। हमारा विकास किस तरफ हुआ? हमारा विकास होता है मैटर से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम किधर से किधर बढ़ते हैं बेटा? मैटर से फॉर्म की तरफ। क्लियर बात है? तो सबसे ऊपर लेवल होगा वो, आप ये समझ लीजिए ये फॉर्म है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ ये फॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात जो विकास है, कहीं न कहीं इस विकास की अंतिम स्थिति आएगी जहां कंप्लीट पूर्ण वास्तविकता की स्थिति आ जाएगी। यहां क्या है? यहां वास्तविकता नहीं है, यहां संभाव्यता है, यहां पोटेंशियलिटी है। यहां क्या है? यहां अभाव है, और अभाव के कारण परिवर्तन या गतिशीलता कहाँ है? मैटर में है। क्लियर बात है? और इसके कारण ये वास्तविकता की तरफ बढ़ता है,
इधर ऐसे ऐसे, और जब अंतिम स्टेज पर पहुंच जाएगा तो ये जो स्थिति होगी ये वास्तविकता है। उसके बाद परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभाव होगा ही नहीं, परिवर्तन होगा ही नहीं, संभावना होगी नहीं। ये जो है ये मैटर है। और ये जो उच्चतम स्थिति है इसको मैं लिख देता हूं, एक शब्द यहां पर लिख देता हूं, फॉर्म पीएफ, प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। जब प्योर फॉर्म में हम पहुंच जाएंगे, एक सिंपल सी बात समझिए, जैसे मैं आपको कहूं रुई, धागा, कपड़ा, कमीज, कहीं ना कहीं तो लेवल आपका एंड होगा ना, कहीं ना कहीं तो उसके अंदर जो संभावना है वो खत्म होकर पूर्ण वास्तविकता में बदल जाएगी, और पूर्ण वास्तविकता होगी वो प्योर फॉर्म है। और जो प्योर फॉर्म है उसे विद्यार्थियों एरिस्टोटल एक शब्द देता है, गॉड। इट्स गॉड। ये वो जनरेट करने वाली, ऑपरेट करने वाली और डिस्ट्रॉय करने वाली शक्ति है जिसके अंदर कहीं भी अभाव नहीं है, कोई गतिशीलता नहीं है, मगर गतिदाता है। ये गतिहीन है जब इसमें है ही नहीं। इसमें समझिए, इसमें अभाव नहीं है तो सीधी सी बात है परिवर्तन होगा ही नहीं, और परिवर्तन नहीं है तो सीधी सी बात है ये गतिहीन है। परंतु गतिदाता है। भाई धागा रुई को गति देता है कि नहीं देता है? गति दाता है। आपको ये ऐसा कैसे दे सकता है? ऐसे दे सकता है जिस प्रकार एक सुंदर लड़की एक सुंदर लड़के को या लड़के को, लड़का कैसा भी हो, उसके अंदर विशेष प्रकार की संभावना दिखती है, सामने उसे संभावना दिखती है और वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, एक विशेष गति पैदा करते हैं। एक सुंदरी जिस प्रकार से एक पुरुष के अंदर गतिशीलता पैदा करती है, उसको उसमें क्या दिखता है? उसमें उसको संभावना ही नजर आती है, तब वो उस तरफ गतिशील होता है। ये गतिशीलता वैसे है, ये सुपर सुंदरी है, हम सब इसे प्राप्त करना चाहते हैं, हम इस उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम वहां तक जाना चाहते हैं, हम प्योर फॉर्म में बदलना चाहते हैं। और जब तक गति चलती रहेगी, जब तक प्योर फॉर्म तक नहीं पहुंचते हैं, इस सुंदरी के अंदर गति तो नहीं है मगर वो ऑटोमेटिकली गतिदाता है। ये सुंदरी है, इस गॉड कहता है। प्लेटो इसको डेमियर्स कहता है, ईश्वर नहीं कहता, डेमियर्स कहता है। वो सर्वोच्च प्रत्यय कहता है। जहां प्लाटोनिक लव की बात करता है, यहां ये गॉड कहता है। ये कहता है गॉड है जो गतिहीन है, जो गतिदाता है, जो पूरी तरीके से शुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म के अंतिम सर्वोच्च स्तर को पूर्ण कर चुका है। ये पूर्ण वास्तविकता है। वास्तविकता की पूर्णता है, यानी पूर्ण वास्तविक है। ये गति के प्रारंभ में था तब गति हुई। ये गति का प्रारंभ वो अंत है। कुछ भी कह दो, ये प्रेमिका का आकर्षण है, अट्रैक्शन है, जो अपनी तरफ खींचता है। और वो खींचाव के मूल कारण जो महान बनने की उसकी और वास्तविकता रूप लेने की, महान बनने की जो शक्ति है वो इंटेलेक्ट की है। वो बात मैं कर चुका हूं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और ये जो है प्योर फॉर्म, ये इस दुनिया का, ये गॉड है। इस दुनिया का क्या है? इस दुनिया का निमित्त कारण है, स्वरूप कारण है, उद्देश्य कारण है। उद्देश्य क्या है? प्योर फॉर्म में बदलना। निमित्त कौन दे रहा है? गति कहां की तरफ, किस तरफ बढ़ रही है? वो बढ़ रही है हमारी उस तरफ।
और ये निमित्त कारण भी है। देखिए ध्यान रखना, ये जो हैं ये गॉड है, सुपर प्योर फॉर्म है, ये निमित्त भी हैं। मैंने आपको कारणों में पहले बात कर चुका हूं, यदि आपने समझा है तो। देख लीजिए, तीनों कारण है, ये फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये अमूर्त मूर्त है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। ये गति का स्रोत है, ये गति का अंत है, ये फॉर्म है। तो मैं ये कह दूं कि प्योर फॉर्म जो हैं वो विद्यार्थियों क्या है? प्योर फॉर्म ये समझिए निमित्त कारण है, इस जगत का स्वरूप कारण है, इस जगत का अंतिम उद्देश्य कारण है। अब आपसे कभी सवाल पूछ ले प्लेट एरिस्टोटल का गॉड क्या है, तो आपको लिखना है प्योर फॉर्म है, पूर्ण वास्तविकता है, अगतिहीन गतिदाता है, वो शुद्ध है, वो वास्तविक है, वो गति का आदि और अंत है, वो प्रेमिका का आकर्षण है, ये व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य है। हर व्यक्ति वहां पहुंचना चाहता है। आप कहोगे साहब इससे पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? मैं बताता हूं। व्यक्ति के अंदर कमी होने के कारण, संभावना होने के कारण उसमें गति आती है और परिवार बनता है, परिवार से समुदाय बनता है और समुदाय से राज्य बनता है। राज्य प्योर फॉर्म है। क्यों? क्योंकि यहां पर व्यक्ति की बुद्धि की उच्चतम अभिव्यक्ति की संभावना जो है वो पूरी हो जाती है। इसलिए राज्य अंतिम साधन है व्यक्ति की अंतिम साध्य का, उसके अतार्किया का, उसके आत्मनिर्भरता का, उसके यूडेमोनिया का, उसके आनंद का। आपको यह समझना पड़ेगा, ये उसकी खास बात है। तो आप समझ रहे हैं कि मैटर से फॉर्म की तरफ। तो ये बताइए, हमारी गति हो रही है ना, जो विकास हो रहा है। अब मैं विकास समझा लेता हूं। जो एरिस्टोटल कह रहा है जो विकास हो रहा है, वो विकास कैसे हो रहा है? वो विकास नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक बात है। देखो यहां एक सिंपल सी बात है, मैं कोई स्पेशल बात नहीं कर रहा हूं। इधर से इधर हो रहा है और लास्ट में विकास का कहीं ना कहीं जो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण वास्तविकता हो जाएगी, तो परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि संभावना रहेगी ही नहीं तो परिवर्तन होगा ही नहीं। अर्थात मैं आपसे ये कहूं कि परिवर्तन जो हो रहा है, विकास जो हो रहा है, वो संभावना से, संभाव्यता से वास्तविकता की तरफ हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है बेटा? कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ये लिखें जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। देखो विद्यार्थियों, ऐसी की ऐसी बात प्लेटो भी कहता है, मगर प्लेटो ले जाकर एक उच्च दूसरे लोक में ले जाता है, ये इस लोक से परे ले जाता है, और प्लेटो अलौकिक हो जाता है, ये लौकिक है। ये ध्यान रखिए, ये सभी वस्तुओं के अंदर ही फॉर्म को मानता है। ये लौकिक वस्तुवादी है, प्लेटो अलौकिक वस्तुवादी है। ये भी प्लेटो यह लौकिक वस्तुवादी है, जबकि प्लेटो अलौकिक वस्तुवादी है। वो प्रत्यलोक में भ्रमण करता है। गैम्बर्स ने कहा है इनके अंदर भ्रम होना, इसके अंदर टकराव होना जरूरी है, क्योंकि एक प्रत्यलोक का विचरण कर रहा है और एक लौकिक लोक में विचरण कर रहा है। और देखिए, ये प्लेटो की तरफ होने के कारण इसको कहते हैं विद्यार्थियों, एरिस्टोटल इज ए बिग प्लेटन। फॉस्टर ने लिखा है प्लेटो जो है, अरस्तु हैं, वो बड़ा प्लेटो है। बात वैसी देखिए, तुतलाता हुआ सही बोलने लगता है। कैसे भी समझे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब मुझे बताओ, मैटर पहले है, फॉर्म पहले है? तो मैटर एंड फॉर्म पहले कौन है? समय की दृष्टि से देखें, कालिक दृष्टि से देखें, तो पहले यह है समय के हिसाब से। मैं एक क्लियर बात, बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ये बात आएगी। समय के हिसाब से देखते हैं तो पहले यह हैं
और बाद में ये है। मगर मैटर के अंदर फॉर्म पहले से था, घड़े के मिट्टी के अंदर घड़ा पहले से था तब घड़ा बना, या यूं ही बन गया? पहले था। यदि हम तार्किक दृष्टि से देखें, यदि तार्किक दृष्टि से देखें तो पहले क्या है? ये, और बाद में ये। क्योंकि निश्चित उपादान से ही निश्चित स्वरूप की उत्पत्ति होती है। मिट्टी से घड़ा बनने की, घड़ा मिट्टी में था, घड़ा मिट्टी में था तब घड़ा उससे बना। तो तार्किक दृष्टि से देखें तो पहले क्या है? फॉर्म, और बाद में क्या है? मैटर। और समय की दृष्टि से देखें तो पहले क्या है? मैटर, और बाद में क्या है? फॉर्म। कई बार पूछ लेंगे, सवाल आएगा, व्यक्ति पहले हैं कि राज्य पहले हैं? समय की दृष्टि से देखें तो व्यक्ति से राज्य बना है, मगर तार्किक दृष्टि से देखें तो पूर्णता पहले आती है और व्यक्ति की पूर्णता राज्य में है, इसलिए राज्य पहले हैं और व्यक्ति बाद में। ये पोटेशन कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। समय की दृष्टि से व्यक्ति पहले हैं और तार्किक दृष्टि से राज्य पहले हैं। तो यहाँ फॉर्म कौन है, मैटर कौन है, आपको पता चल जाएगा ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपको यदि ये बातें हम पढ़ेंगे, मैं बीच में आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कई बार बड़ी विडंबना ये लगती है और पॉलिटिकल साइंस के गिरने का कारण ये लगता है कि उन लोगों ने कभी भी उस फिलॉसफी को, उस बहस को, उस आधारों को ये लोग क्यों नहीं पढ़ा पाते लोगों को, ये क्यों नहीं वो बात कर पाते जो वास्तव में करनी चाहिए और बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। लोग रास्ते तक रटना, बस रटना। अरे विद्यार्थियों, नहीं रटी जाती है चीज़। हम केवल और केवल डाटा कलेक्शन सेंटर, हमारा माइंड नहीं है। आप डाटा कलेक्शन सेंटर मत बनिए। आपको मैं देखता हूँ, इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा। अरे उससे पूछ लें कि भाई क्यों कहा फॉस्टर ने कि ये बड़ा प्लेटो है, बिग प्लेटो, क्यों कहा? तो पता ही नहीं, कहा सब ये पता नहीं क्यों पता। इसलिए कहा कि प्लेटो इन दोनों को अलग मानता है, ये कर देता है। वो कहता है इसी में ही इसमें नीत है। ये कोई प्लेटो से अलग बात नहीं कर रहा है, प्लेटो जैसी बात कर रहा है, मगर ये अलौकिक जगत में नहीं जाता। वो कहता है इसी लोक की वस्तुओं में ही उसकी फॉर्म नीत होती है। वो कह रहा है फॉर्म इससे परे होती है, आइडिया इससे परे होता है, विचार इससे परे होता है, स्वरूप इससे परे होता है, वास्तविक स्वरूप इस लोक से परे हैं। और वो कहता ना, वो सुधार करता है। जो तुतलाती हुई बात प्लेटो कह रहा है उसको वास्तविकता में बदलता है। इसलिए इसको फॉस्टर ने कहा बिग प्लेटो, ये बड़ा प्लेटो है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। तो देखिए, अब एक सिंपल सी बात, पदार्थ, मैटर और फॉर्म के संबंध जो है वो प्रभावशीलता और वास्तविकता का संबंध है। राज्य और व्यक्ति के बीच का जो संबंध है वो प्रभावशीलता और वास्तविकता का संबंध है। फॉर्म जो हैं वो वास्तव में कोई नई उत्पत्ति नहीं होती है, घड़ा कोई नया नहीं बनता है, केवल और केवल मैटर में छिपे हुए आकार का प्रकटीकरण है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। मैटर जो, फॉर्म जो है वो मैटर में छिपे हुए एक आकार का प्रकटीकरण है जो उसका निमित्त कारण उसे देता है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो इस दुनिया का जो मूल तत्व है, इस चार फॉर्म जो है वो सामान्य और विशेषों से युक्त है, और जो इस दुनिया का विकास हुआ है वो पूरी तरीके से प्रयोजन मूलक, उद्देश्य मूलक, व्यवस्थित तरीके से हुआ है। और ये विकासवादी कॉन्सेप्ट है या प्रयोजन मूलक विकासवादी कौन सा विचारक कहलाता है या समर्थन करता है? तो ये कहलाता है एरिस्टोटल या अरस्तु। और एरिस्टोटल में प्लेटो से ज़्यादा तार्किकता होने के कारण, ज़्यादा व्यवस्थित होने के कारण विद्यार्थियों फॉस्टर ने इसे बिग प्लाटोन का है, बड़ा प्लेटो का है।
और कुछ भी नहीं है। तो बात मेरी समझ में आ गई। मूल जो थ्योरी है वो उसका कारणता सिद्धांत है। आपको पूछ ले कि अरस्तु अपने भौतिक जगत या विश्व की व्याख्या किस आधार पर करता है, तो कारणता सिद्धांत के आधार पर। वो कितने कारण मानता है? 4 कारण, जो अंततः किसने में बदल जाते हैं? मैटर एंड फॉर्म में। मैटर एंड फॉर्म के सिवाय इस जगत में कुछ भी नहीं है। यही सामान्य और विशेष मैटर एंड फॉर्म जो हैं इसी जगत के माता पिता हैं, और जितने भी पदार्थ, वास्तविकताएं, विचार जो पैदा हुए हैं वो इस मैटर एंड फॉर्म की ही उत्पत्ति है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये बात एरिस्टोटल का मूल सिद्धांत है। इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को आपको देखना और पढ़ना पड़ेगा। मेरी ख्याल से यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप में आनी नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। और नोट्स साथ साथ में लिखते रहिए और देखिए, मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, ठीक लगती है, व्यवस्थित लगती है, तो मैं आपसे एक ही सलाह देता हूं, वो ये है कि आप अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़िए। ये सरस्वती और मां शारदे का ज्ञान का भंडार है। मैं नहीं कहता मैं जानता हूं, मगर मैं ये कहता हूं कि किसी के पास जो भी है, आपके पास भी हैं भले ही, वो आप अपने बच्चों को बांटिए, अपने दोस्तों को बांटिए, अपने साथियों को बांटिए, अपने संबंधियों को बांटिए, वो बढ़ेगा। ये विद्या का नेचर है, ये विद्या का स्वभाव है, ये विद्या की प्रकृति है, इसका ध्यान रखिए। और मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपसे कह रहा था वो ये थी, मैटर एंड फॉर्म थियरी, या मैं इसको कहूँ कारणता सिद्धांत, तो कोई इसमें फर्क नहीं है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं आपको देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते रहिए, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए और ऐप डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों को इससे जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।